गाथा गजनंदन की। अच्छा साहब, आप जानते ही हैं किसी शारीरिक बनावट का उपहास करना अनुचित होता है। मोटापा कई मामलों में घातक है तो कई मामलों में सहायक भी होता है। दूसरों पर तो कोई भी हंस देता है, सबसे कठिन होता है स्वयं पर हंसना। अपनी कमजोरियां स्वयं स्वीकार कर लेने से कई बार अटपटी सी स्थिति में घिरने से बचा जा सकता है। पाठ में प्रवेश करते हैं। यह पाठ हमारा परिचय एक ऐसे किशोर से करवाता है जिसने अपनी कमजोरियों पर विजय पा ली है, जिसने अपनी कमियों को ही अपनी खूबियों में बदल लिया है, जो अपनी वास्तविकता को कुछ इस तरह स्वीकार करता है कि औरों के उपहास की जगह उनकी प्रेरणा का स्रोत बन सके। लेखक परिचय। विष्णु प्रकाश का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में 21 जून 1912 में हुआ था। जीवन भर स्वतंत्र लेखक किया। आवारा मसीहा शीर्षक से बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखकर विशेष ख्याति अर्जित की। 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुए। पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत हुई। 11 अप्रैल 2009 को इनकी दिल्ली में निधन हो गया। पाठ में प्रवेश कर। यह कहानी तब की है जब गजेंद्र लाल 16 वर्ष के थे। यथा नाम तथा गुण, यानी गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसे ही बुद्धिमानी की करते और स्वभाव से इतने हंसमुख की रोतों को हंसा देते। उन्हें एक दिन पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की ओर सैर करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती हैं। वहां गंगोत्री से भी 21 किलोमीटर आगे है। बस गजानंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए। बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल बोले, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे कैसे? तुमने तो अपना शरीर ही तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र आप कर लेगी, हमें तो देखना यह है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। प्रिंसिपल अचरज से हमें हंसे। पूछा, क्या क्या लाभ होंगे बताओ तो जरा। तुम तो 5 आदमियों का राशन डकार जाओगे। गजेंद्र ने बिना हिचके जवाब दिया, मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी, ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सदा चुस्त रहूंगा। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा कर फिर से तरोताजा कर दूंगा। मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी। मान लीजिए हमें कहीं रस्सा बांधने की जरूरत हुई और वहां चट्टान न हुई तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ से गाड़ लूंगा। यह सुनना था कि प्रिंसिपल ठहाका मार हंस पड़े। नंदन भी खूब हंसे। इतने की धूप हिलने लगी। जरा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा, मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा। हाँ हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। प्रिंसिपल बोले, तुम अवश्य जाओगे। और इस प्रकार गजानन की पहाड़ पर चढ़ने की कहानी शुरू हुई। तैयारी पर तैयारी होने लगी। वह हो वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल बस जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के, एक मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन साँझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहां दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। सब कहीं सन्नाटा छाया था। कहाँ दिल्ली की गहमा-गहमी, कहाँ यह चुप्पी। तभी एक स्वामी जी वहां आए। वे कहीं वे वहीं रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। गजानंदन कूदकर चबूतरे पर आ गए। बोले, देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद हैं। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ हैं वे? गजेंद्र ने उत्तर दिया, क्यों ये पहाड़ जो है, बड़ा होकर मैं ऐसा ही तो लगूंगा, काला काला भारी भरकम पूरा धार
चमत्कार शरीर। लड़के खूब हंसे, बोले तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती कि मास्टर साहब ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्वामी जी के साथ साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था, बच्चों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांधा, स्काउटिंग की पोशाक पहनी, अपने कंधों पर थैले बांधे और उनमें भरा जरूरी सामान, मेवा, मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह वगैरह। गजानंदन बीच बीच में हर चीज चखते और झूम झूम कर तारीफ करते, कभी कभी बाहर भागते, कभी अंदर आते। मास्टर साहब बोले, गजानंदन तुम इस तरह तो जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है। गजानंदन ने उत्तर दिया, सर उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। हंसते हंसाते चढ़ाई आरंभ हुई। गोमुख जाने वाली पगडंडी बड़ी संकरी थी। संकरी का मतलब होता है पतला। भोला शंकर ने कहा, सर पगडंडी पर गजानंदन कैसे चलेगा, कहीं तूंद आ गई तो। मास्टर जी बोले, जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थियों ने देखा कि सचमुच वह स्वामी जी के साथ था। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा, भोला शंकर, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ इतनी है कि गिन भी न सकोगे। बाप रे, सचमुच यह तो डरावनी है। भोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी तो। गजानंदन बोला, गिरेगी तो गिरेगी, स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में न तो सोचते हैं और न रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़े ही रुकेगी। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। और वह जोर जोर से हंसने लगे। हंसी तो छूत का रोग है। गजानंदन हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उन भयानक रास्तों को ऐसे पार कर गए जैसे बतखें पानी में तैरती हैं। स्वामी जी ने खुश होकर गजानंदन का राशन दुगना कर दिया। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, जड़ी बूटियां देखी, जंगली पेड़ों का गिरोह देखा, तूतराल नाम के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे। इस प्रकार देखते दिखाते, हंसते हंसाते वे पहुंच गए गोमुख। गोमुख बर्फ से पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेजी से बहती है हुई बाहर आती हैं और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती हैं। लेकिन वे लोग वहां नहीं रुके। स्वामी जी ने उन्होंने तो भगवान ले जाना चाहते थे। रास्ता कुछ कठिन था, पर साथ गजानंदन हो तो कठिनाई पनाह मांगने लगती है। और फिर तपोवन तो है ही जादू का मैदान। इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच एक अति सुंदर सुहावन सुहावना हरी घास का मैदान, नाना प्रकार के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे, बीच बीच में कल कल करके गाते नाले, झरने। गजनंदन तो सामान फेंक कर उस मैदान में दौड़ने लगे। मास्टर जी ने कहा, क्या करते हो, सांस तो फूल रही है, मरोगे। दौड़ते दौड़ते गजनंदन ने कहा, सर दौड़ने से खून भी शरीर में दौड़ता है, बैठ गए तो बर्फ की तरह जम जाएगा। हम शिला बन जाएंगे जैसे ये पहाड़। बच्चों के द्वारा कुछ एक्टिविटीज थी। गजनंदन कितने वर्ष के थे, उनका स्वभाव कैसा था, गजनंदन कहाँ जाना चाहते थे। स्वामी जी ने खुश होकर क्या किया, विलोम शब्द, रोना, चलना। बस फिर क्या था, सभी लड़के दौड़ने लगे, कबड्डी खेलने लगे,
ऐसा शोर मचा कि पहाड़ भी गूंज उठे। गजेंद्र ने कहा, स्वामी जी राशन तैयार कर लीजिए। पेट में चूहे कूदने लगे। हंसते हंसाते स्वामी जी ने कहा, चिंता न करो, अभी बिल्ली आती है। पहले थर्मसों से चाय निकालो। मूंग की दाल का हलवा गर्म हो चुका है। जब तक रोटी तैयार हो चाय हलवे का नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद गजेंद्र ने फूलों की जांच शुरू कर दी। मौसम सुहावना था। गजेंद्र ने साथियों के कान में कुछ कहा। सबने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। बस वे सब सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगे। तोड़ते ही रहते यदि स्वामी जी ने आवाज न दे दी होती। बच्चों, तुम कहाँ हो? भोजन तैयार है, जल्दी आओ, अंधेरा होने लगा। सवेरे स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए छांटा। गजनंदन, भोलाशंकर, तुषार और माचवे शेर 3 विद्यार्थी, मास्टर जी एवं एक सेवक पांचों नीचे डाक बंगले में लौट गए और ये 5 जने आगे बढ़ गए। रास्ते में बस बर्फ थी। बर्फ से ढकी चट्टानें थी। धीरे धीरे चढ़ना पड़ना चढ़ना पड़ता था। कभी काले काले डरावने बादल अंधेरा कर देते। कभी कभी सूरज की किरणें आंख मिचौली खेलने आती तो शिखरों पर चांदी, सोना और मरकत मणियां जगमगा उठती। धीरे धीरे वे काफी ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जैसे ऋषि लोग ऊपर को मुंह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पहुंचकर तीनों विद्यार्थी चुप हो गए, लेकिन गजेंद्र ने कहा, मानने वाला मानने वाले थे। बोले, स्वामी जी हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ अवश्य आए होंगे। स्वामी जी ने कहा, क्या तुम्हें कैसे पता? नंदन ने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं आते तो महाकवि इकबाल कैसे लिखते? पर्वत वह सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वह संतरी हमारा, वह पासवा हमारा। और रविंद्रनाथ कैसे गाते? अंबर चुमकी भला भाल हिमालय शुभ्र तुषार किरीटनी। गजनंदन की ये बात सबकी थकान दूर कर देती। जब वे सब अपनी राष्ट्र ध्वज वहां गाड़ रहे थे, वह बराबर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन एवं वंदे मातरम गाता रहा। यहीं से वे लौट पड़े, क्योंकि रात दूर नहीं थी, उतर आई थी। उत्साह भी था। लड़के दौड़ने लगे। गजनंदन सबसे आगे था। स्वामी जी ने बहुत समझाया, पर अल्हड़ बच्चों के कान कहाँ होते हैं। सेवक तंबू ठीक करने और आग जलाने आगे चला गया था। रास्ते में एक झील पड़ती थी, पूरी की पूरी बर्फ से ढकी थी। लड़कों ने सोचा, पत्थरों में चलना बड़ा कष्टकर है, क्यों न झील की बर्फ पर होकर चले। पर वे यह नहीं जानते थे कि बीच बीच में बर्फ कच्ची भी होती है। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, एकाएक भोला शंकर के पैरों के नीचे की बर्फ फट गई और वह नीचे झील में गड़प। गिरते गिरते वह चीखा। सबने उसे देखा। एक क्षण को तो वे डर के मारे कांप उठे, लेकिन गजनंदन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुषार, यहाँ चट्टान नहीं है, तुम बर्फ के उस गड्ढे को और गहरा करो। माचवे, तुम लंबे हो, रस्सी को भोला शंकर के पास फेंको। फिर भोला शंकर को डांट कर कहा, रस्सी पकड़, जल्दी कर मूर्ख, नहीं तो जम जाएगा। डरना नहीं, रस्सी मेरी कमर में बंधी है, जो तेरी कमर से 3 गुनी मोटी है। और यह कहते कहते उसने रस्सी का दूसरा छोर अपनी कमर में लपेटा और गड्ढे में कूद गया। तब तक चीख सुनकर स्वामी जी भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने यह सब देखा तो वह अस अस कर उठे।
लेकिन समय कहाँ था। डांटते हुए भोला शंकर को आदेश दिया, रस्सी के सहारे किनारे की ओर बढ़ो। डांटने से भी साहस पैदा होता है, विशेषकर खतरे में। भोला शंकर ठंड के मारे अकड़ रहा था, पर डांट ने उसे गर्मी दी। रस्सी के सहारे वह किनारे पर आ गया। स्वामी जी ने तुरंत उसे उठा लिया। जब तक गजानन भी वहां आ गया था। जब तक स्वामी जी भोला शंकर के गीले कपड़े उतारे, उसने अपना चमड़े वाला कोट उतारा और कहा, स्वामी जी, यह कोट इसे पहना दो। मैं ठहरा हाथी का बच्चा, मेरी हड्डियों हड्डियों तक पहुंचने की राह ठंड को नहीं मिलेगी। सभी गजानन की बात पर हंस पड़े। स्वामी जी ने भोला शंकर को कस्तूरी दी, गरम गरम चाय दी। सब प्रसन्न हो उठे। आग के चारों ओर बैठकर चाय पीने लगे। भोला शंकर भी अब तक सब कुछ भूल चुका था। तभी तुषार ने कहा, डाक बंगले में मास्टर जी हमारी राह देख रहे होंगे। गजानंदन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, यहाँ से 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर ही तो है। मैं अभी देसी टेलीफोन से बात करता हूँ। और उनके देखते देखते वह गंगा के किनारे गया। डाक बंगले की ओर मुंह किया और जोर से बोला, मास्टर जी, मैं गजनंदन हाथी का बच्चा गोमुख से बोल रहा हूँ। हम आज नहीं आ रहे, कल सवेरे आएंगे, सब ठीक है। एक क्षण बाद उधर से हल्की सी आवाज गूंजी, ठीक है, सुन लिया। उसके बाद वे फिर आग के चारों ओर आ बैठे। जब तक खाना तैयार हो, गजानंदन उनको कहानियां सुनाता रहा, पैरोडी सुनाता रहा, हंसता रहा। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि मोटे लोग बुज़दिल ही नहीं होते, दिलेर भी होते हैं, दिमाग वाले भी होते हैं। बताओ तो जाने मौसम कैसा था, सबने नाश्ते में क्या खाया। सवेरे स्वामी जी ने कितने विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए छांटा। झील किससे ढकी थी, झील में कौन गिर गया गया। ये शब्दार्थ इस पाठ से। शायद आप लोगों को यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स डाल सकते हैं।